हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग बाइट्स की। देखिए, इस वीडियो का मेन पर्पस है हम ये वीडियोस 10 डेज में 10 क्वेश्चंस विद 10 चैप्टर्स, यानी कि हम 10 डेज में जो हमारे इम्पोर्टेंट 10 चैप्टर्स होंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और उनके जो भी हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, बेस्ट 10 क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपने वो क्वेश्चंस पहले भी कई बार पढ़ रखे होंगे, इससे आपका रिवीजन होगा और सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी अगर आपने पहले से उन्हें पढ़ रखा है, या फिर अगर आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता है। तो मेन पर्पस हमारा यही है कि मॉर्निंग में देखिए सबका माइंड फ्रेश होता है, तो अगर आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज टैक्सेबल इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू रेवेन्यू गेन सॉरी, और एग्जेम्प्टेड इनकम। बताइए, यानी कि कैपिटल गेन हेड में इनकम टैक्स एक्ट के जो कैपिटल गेन है उसमें जो हमारी इनकम होती है, वो हमारी हाउस होल्ड को, अगर हम हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो वो क्या होगी, टैक्सेबल इनकम कही जाएगी, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन, या फिर एग्जेम्प्टेड गेन। बताइए, ये एग्जेम्प्टेड इनकम। देखिए, अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल गेन के प्रोसीजर को फॉलो करें, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो वो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो एग्जेम्प्टेड इनकम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबका आंसर क्लियर था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 80E हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन लोन से। देखिए, रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू 10,000, 15, 20 या विदाउट एनी लिमिट। यानी कि 80E के अंदर जब हमारा हम लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमारी, उसकी लिमिट कितनी है, 10,000 तक हमारे लिए फ्री है, और 15,000 तक, 20,000 तक, या फिर हमारे लिए विदाउट एनी लिमिट। बताइए, कटौती हमारे लिए, यानी कि जिसको हम डिडक्शन बोलते हैं, वो कितनी अलाउ है। आपने इनकम टैक्स में ये पढ़ी होंगी सारे डिडक्शंस। 80 हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, लोन टेकन फ्रॉम फॉर हायर एजुकेशन। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स इज अंडरटेकन बाय एनबीएफसीज, आरबीआई, सेबी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डायरेक्ट डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पर जो डायरेक्ट सुपरविजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि नियंत्रण, देख रेख। बताइए, क्या लगता है आपको इसका आंसर। जल्दी से आंसर करिए। देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है, तो ये याद रखिए, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरीज की बात होती है तो वहाँ पे सेबी का नाम आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स इज अलाउड ऑफ टू ट्रेड, ऑल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ऑल कॉर्पोरेट्स, ओनली कॉमर्शियल बैंक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कॉल और नोटिस द्वारा जो मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ट्रेड करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ है। सभी बैंक्स कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, या केवल कॉमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं। बताइए,
देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी। केवल कॉमर्शियल बैंक्स को ये इसकी परमिशन होती है, वो कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज। अब जो अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट है इंडिया में वो कौन है? कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, द कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? देखिए कंज्यूमर कोर्ट की अपेक्स बॉडी की बात करें तो वो हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। यही सारी चीज़ें देखता है, उन पर कंट्रोल करके रखता है कि कंज्यूमर को सही तरह से प्रोटेक्शन हो पा रही है या नहीं, कंज्यूमर के राइट्स का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें इसके ये देखता है, ये अपेक्स बॉडी कहलाती है। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है, लेकिन अपेक्स पूछा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताइए क्या होगा आंसर? क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ये हमारा कैपिटल नेचर का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर, कवरेज एरर, या फिर नॉन रेस्पॉन्स एरर। ये मैं आपको करा चुकी हूँ इस तरह का एक क्वेश्चन, पॉपुलेशन का कराया था जिसमें हम पैरामीटर उसका आंसर था। अब आप बताइए जब हम सैंपल स्टैटिक्स का और पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम जब कॉरेस्पॉन्ड कलेक्ट करते हैं तो उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, दोनों में जो अंतर आएगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, सैम्पलिंग एरर। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सैंपल स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये अ, एक स्मॉल लेवल पे बात की जा रही है, और पॉपुलेशन पैरामीटर एक लार्ज लेवल पे होता है। तो दोनों में क्या है, सैंपल एरर है, क्योंकि इसका सैंपल बहुत कम होगा और इसका सैंपल ओवरऑल बहुत ज़्यादा होगा हमारे पॉपुलेशन का, इसलिए सैम्पलिंग एरर ये कह अंतर जो होगा सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज डेट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज। यानी कि किसी के भी बिहेवियर में का जो भी जनरल पैटर्न है की बात करें, बिलीफ की बात करें, उसकी प्राइस की बात करें या वैल्यू की बात करें, तो वो जो दो सदस्यों में जो समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स। कहा जाएगा? यस, ये कहा जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। अब इसमें से कौन सा आपको लगता है कि हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये कवर नहीं होता है? बताइए। आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे हेनरी फ्यूल के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है ये, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजिली आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं आपको 14 प्रिंसिपल्स तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
क्या होगा? देखिए, यूनिटी ऑफ मेजर किसी भी तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है हेनरी फ्योल का, जबकि ये यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्प्रेड द क्रॉप्स की बात करते हैं, सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इन्होंने यूनिटी ऑफ मैनेजर की बात नहीं कही है, ये इनके 14 प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ करंट लायबिलिटी, बताइए। बिल्स पेबल, कंटिजेंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स या फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। कौन सा हमारा करंट लायबिलिटी नहीं है? देखिए, ये आपने पढ़ा है करंट लायबिलिटी में, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो ये तीन कट गए, क्या बच्चा? बी। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो एक तरह से लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम ये बोल के चल सकते हैं कि हो सकती है, यानी कि संभावना है सिर्फ। अब हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि लायबिलिटी बनेगी या नहीं, तो इसको हम एज अ नोट की तरह बैलेंस शीट के अंदर शो कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शंस है कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, ऑप्शन सी है मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट एंड ऑप्शन डी है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। बताइए। नॉट पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट ये इनका काम नहीं होता है। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट तो ओवरऑल कंपनी पे डिपेंड करता है, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट करना प्रोडक्शन का पार्ट है। इनका काम होता है रिकॉर्ड्स को रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट है, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। बताइए। सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। देखिए, क्रेडिट की बात पूछिए तो डी हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने जो भी वहां से विड्रॉल किया है वो उन्होंने एज अ रॉ मटेरियल लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज ऐसी मेंशन नहीं कही है कि परचेज, और वो परचेज सेल्स सप्लायर्स ये हो भी नहीं सकता। तो स्टॉक हम यहाँ से लेंगे क्योंकि कुछ माल उन्होंने वहां से लिया है, ठीक है। तो स्टॉक हो जाएगा। एंट्री भी नोट कर लीजिए अगर आप एंट्री चाहते हैं। देखिए, अ, इन्होंने माल निकाला है तो खर्चा है, तो सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। अब फर्स्ट कौन सा था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बताइए। फर्स्ट की बात की गई है यहाँ पर। देखिए, राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी सी, जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। और इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आप बताइए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा 9 है, इन्वेंट्री हमारा 2 है, डेप्रिसिएशन बताइए आप, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट, इसका आंसर सी फर्स्ट हमारा बताया गया था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, accounting in modern age is regarded as the art of recording, classifying and summarizing the business transactions in monetary units. Second है हमारा the language of business. थर्ड है the source of business information and D है हमारा all of the above. अगर हम मॉडर्न एज में बात करें तो अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, या उसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं हम?
देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अकाउंटिंग मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो देखिए रिकॉर्ड भी होता है, इसके अंदर क्लासीफाई होता है, समराइज होता है, तो ये भी करेक्ट है। ये एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहलाता है, तो ये भी हमारा सही कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पार्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सभी के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग है उनका मीनिंग कवर होता है। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट तीनों को कवर करता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट रिजर्व्स में रिजल्ट इन। अब जो सीक्रेट रिजर्व्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या फोर्थ है हमारा रिजर्व क्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड। बताइए जो सीक्रेट रिजर्व है वो हमारा किससे निकलता है? हम इसमें से क्या चीज करेंगे कि हमारा सीक्रेट रिजर्व बनेगा? बताइए। देखिए यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो होता है एक तरह से ये हमारा हम इसको पूंजीगत संचय ना मान के आयगत संचय मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें जो भी हम अमाउंट डालते हैं एज अ रिजर्व, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फंड हम इसमें डालते हैं, वो हमारा हम उसको सिर्फ हमारी जो डिविडेंड है उसकी रेट को फिक्स करने के लिए करते हैं, कि ऐसा ना हो किसी ईयर हमें लॉस हो और हम उस साल ना दे पाए डिविडेंड, तो इससे क्या होगा हमारा इन्वेस्टर के माइंड में हमारी इमेज गिर जाएगी। तो उसको बनाने के लिए सिर्फ हम ये रिजर्व रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिजर्व यूज भी हो, तो एक तरह से सीक्रेट रिजर्व का ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स। अब नेट वर्थ आपको बताना है, इक्विटी कैपिटल होता है, टोटल असेट्स होता है, फिक्स असेट्स माइनस करंट असेट्स होता है, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। बताइए, नेट वर्थ की बात की जा रही है। क्या होगा? देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग रूल्स प्रोसीजर एंड मेथड शुड बी ऑब्जर्व्ड अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऑफ। बताइए, यानी कि अगर हम रूल्स प्रोसीजर मेथड चेंज नहीं करते हैं सालों साल, तो ये हमारा क्या कौन सा कन्वेंशन कहलाता है? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेशन, या फिर क्विन कंसर्न? बहुत ही सिंपल है, आप सब आंसर कर सकते हैं इसका। क्या हो जाएगा? देखिए ये कहलाता है हमारा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर हमने कोई प्रोसीजर मेथड फॉलो किया है तो हम उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखें, यानी कि हम दूसरे साल भी वही मेथड प्रोसीजर फॉलो करें, तभी हम आपस में एनालाइज कर पाएंगे कि इस साल का हमारे प्रॉफिट्स और सारी हमारी जो रिसोर्सेज थे हमने हमने उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया, जिससे कि आगे हम वो सब गलतियां ना करें। अगर हम हर बार प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो वो वहां पर उनका कंपैरिजन करना बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट है द नीड फॉर शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अराइजेस आउट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ। बताइए, यानी कि जो हमारी जो बैलेंस शीट है वो सॉरी हाँ बैलेंस शीट है उसमें अगर कोई भी हम कंटिजेंट लायबिलिटी शो करते हैं तो ये हमारा क्या दिखाता है? कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, डिस्क्लोजर, या फिर कंजर्वेटिज्म? बहुत ही सिंपल है ये भी। देखिए ये यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिस्क्लोजर।
ये हमारे डिस्क्लोजर को शो करता है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर हमने क्या करी है, अच्छे से डिस्क्लोज करी है। ठीक है, नेक्स्ट है द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। अब जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या यहाँ पर बताता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। एंटिटी कॉन्सेप्ट बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या लगता है इसका आंसर आपको। एंटिटी कॉन्सेप्ट की देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारी एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर बताती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि यहाँ पर बोलता है सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू। अब जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, सर्विस इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, रेलवे ट्रांसपोर्ट या फिर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। किस जगह हमारा सर्विस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए इसका, आपने कहीं ना कहीं तो इसे पढ़ा होगा। देखिए जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है ये हमारा कहाँ पे फॉलो नहीं होता, ये हमारा लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो हमारा कहाँ एप्लीकेबल होता है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंटरप्राइजेज या फिर पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में, कहाँ पर वो फॉलो नहीं किया जाता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अच्छे से आंसर करिएगा। ये जो है हमारा पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो आम जनता होती है उसके यहाँ पे इन्वेस्ट होता है फंड, तो ये देखने के लिए कि उनका जो फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, उसका कोई भी मिसयूज ना हो, ये सब का पता लगाने के लिए हम लोग पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में डबल अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज से ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर शेयर प्रीमियम। क्या लगता है आपको इसका आंसर, कौन सा इसमें पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए पर्सनल अकाउंट जो होते हैं हमारे तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और एक होते हैं नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में तो हमारे जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट ये आ जाते हैं। प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी आपने कंपनी का नाम ले लिया, जैसे कि XYZ कंपनी, ये हमारा क्या हो गया पर्सनल अकाउंट। और जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हमारे ये आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होते हैं, ये किसी पर्सन से रिलेटेड है सैलरी, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है in case of a company, total assets minus outside liabilities is called net working, gross working capital, deferred liability या फिर net worth। अभी आपने ये किया है, मैंने चेंज करके इसलिए क्वेश्चन दिया है, वहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो अभी तक आपको याद होगा और आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यस, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है, नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट confirmation procedure can be applied to debtors only, creditors only, debtors and creditors both या फिर none of the above। क्या लगता है आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो है वो हमारा कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। देखिए डायरेक्ट कंफर्मेशन जो प्रोसीजर है वो हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पे अप्लाई किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं, प्रीपेड सैलरी, ड्राइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव।
बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि प्रिपेयर्ड सैलरी भी पर्सन से रिलेटेड है, ड्राइंग भी किसी पर्सन से रिलेटेड है, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट भी। ये तीनों एक पर्सन की बारे में बता रहे हैं, यानी कि ये किस में आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन में। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शुड बी शोन इन। अब जो हम डिवेंचर्स पर डिस्काउंट देते हैं वो जो हमारा दिखाई देता है वो कहाँ हम शो करेंगे? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बताइए। डिवेंचर को इशू करने में जो हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स को, वो हम कहाँ दिखाएंगे? जल्दी आंसर करिए, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? देखिए अगर हम बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब लेकिन इसको असेट मत समझिएगा, ये हमारा कैपिटल लॉस है, क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि डिवेंचर्स हमारी कैपिटल से गए हैं, तो ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है। तो इसको हम असेट साइड में फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर करके दिखाएंगे जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक। तो ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में ये भी आता है कि अगर हम ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है कि हमारे लिए असेट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ये एक्सपेंडिचर लेकिन एसेट साइड में शो करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके, और ये हमारा कैपिटल लॉस है। इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि एक बार में राइट ऑफ करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत गलत बताएगी, जो कि आपके इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टर को सही तरह से एक ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर फिर आगे जाके आपकी कंपनी में वो इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड द बिल ऑफ लेडिंग रिलेट्स टू। अब फॉरेन ट्रेड की यहाँ पर हम बात करें तो उस केस में जो बिल ऑफ लेडिंग है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है? द इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, द ट्रांजिट ऑफ गुड्स, या फिर द ऑक्शन ऑफ गुड्स डैमेज्ड इन ट्रांजिट? बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिट ऑफ गुड्स की रिसीट होती है जो कि हमारा जो भी शिपिंग कंपनी होती है ये उसके द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है विदेशी व्यापार में अगर हम माल भेजते हैं तो, यानी कि एक तरह से आपके पास प्रूफ है कि आपने शिपिंग कंपनी से माल भेजा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an importer can take delivery of goods by producing bill of sale, bill of loading, shipping order, या फिर मेट्स रिसिप्ट? बताइए। एक इंपोर्टर डिलीवरी कर सकता है, ले सकता है प्रोड्यूसिंग कौन सा बिल होगा वो? क्या हो जाएगा आंसर? बिल ऑफ लोडिंग। ठीक है, एक बिल ऑफ लोडिंग को देकर यहाँ पर एक जो आयात करता है या इंपोर्टर है वो माल की डिलीवरी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर कैन बी डन बाय आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न, ईवीए, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पर? देखिए ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं रिस्पांसिबिलिटी सेंटर में तो हम आरओआई यानी रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हैं, रिटर्न ऑन सेल के थ्रू, या फिर ईवीए के थ्रू। और अगर आपको ईवीए नहीं पता है तो देखिए ईवीए की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये एक इंक्रीमेंट डिफरेंस बताता है आपका रेट ऑफ रिटर्न और जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उन दोनों के बीच का जो भी इंक्रीमेंटल होता है वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहलाता है। ठीक है, तो इन तीनों से ही आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बैलेंस शीट शोज। अब जो सोशल बैलेंस शीट है वो क्या शो करती है? सोशल कॉस्ट, सोशल रेवेन्यूज, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए।
क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर? सोशल बैलेंस शीट से कोई आपको पता है क्या होती है? कभी सुना है आपने इसके बारे में सोशल बैलेंस शीट, या कहीं पढ़ा होगा? देखिए, सोशल बैलेंस शीट जो होती है, यहाँ पर आपको कोई सोशल कॉस्ट या रेवेन्यू नहीं बताती। ये आपको बताती है जो भी आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी वैल्यूज को, ठीक है, यानी कि आपस में वो सोशली किस तरह से काम करते हैं वो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर एफिशिएंसी रेशियोज। अब इसमें से कौन सा हमारा एफिशिएंसी रेशो के अंदर आता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिक्स सेट टर्नओवर रेशो, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। एफिशिएंसी रेशो आपने पढ़ा होगा, जिससे हम अपनी कंपनी की एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारी कंपनी कितने टाइम पीरियड में हम कितना अर्न कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है, ये सब चीज़ें हमारी एफिशिएंसी हमें बताती है। तो देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड फिक्स्ड, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है। फिक्स टर्नओवर रेशो से हमारी असेट्स की हमारी एफिशिएंसी पता चलती है। इन्वेंट्री से हमारी इन्वेंट्री का पता चलता है कि इन्वेंट्री का हमारा साइकिल क्या है, कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें पता चलता है कि हमारा जो कलेक्शन है किसी भी फंड का, वो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द विच वन इज नॉट द आइटम ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट टू द बिजनेस? बताइए, इसमें से कौन सा हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट का नहीं है आइटम? ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज, मार्केट सप्लाइड रिसोर्स है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, या फिर नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज? देखिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट बिजनेस से कंसर्न है, क्योंकि ये बिजनेस की इंटरनली कॉस्ट बताती है, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी बिजनेस से कंसर्न है, ये भी बिजनेस से कंसर्न है। सिर्फ मार्केट सप्लाइड ऐसी है जो कि बिजनेस से कंसर्न नहीं है, ठीक है। सॉरी, बिजनेस से कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे नॉट पूछा गया है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो हमारी इससे कंसर्न नहीं होती है। तो ऑप्शन डी बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सी आर्थिक व्यवसाय की मद नहीं है, तो मार्केट नहीं है। ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज हमारे वर्क करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट वर्क करता है, नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वर्क करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट से यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स। अब डिमांड में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? डिजायर, वांट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, या फिर ऑल ऑफ द अबव? आपने डिमांड के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में ये सारे ही एलिमेंट होने चाहिए। एक क्वांटिटी होनी चाहिए पर्टिकुलर डिमांड के अंदर कि हमें कितनी क्वांटिटी में परचेस करना है। एक प्राइस होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कब परचेस करना है, वांट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है डिमांड में ये सारी चीजें आती हैं। डिमांड वो कही जाएगी जिसकी हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए, या जिसकी हमें डिजायर है कि हाँ मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये परचेस करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी एक डिमांड क्रिएट करती हैं। डिमांड कोई चीज नहीं है, डिमांड ये सारी चीजों से मिलकर बनी है, जिसको हम बोलते हैं डिमांड। यानी कि जो हमें किसी भी चीज को लेने की डिजायर हो रही है तो वो हमारी डिमांड है, किसी भी चीज की हमें वांट है वो हमारे लिए डिमांड है, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमें कुछ चाहिए, या फिर पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो वो सब हमारी डिमांड है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द टेस्ट स्टैटिक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। बताइए, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमारा न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा होता है डिनोमिनेटर से? न्यूमरेटर समझते हो, जो ऊपर वैल्यू दी होती है हमारी
और जैसे कि ऊपर हमने लिख दिया एक्स एंड वाई नीचे, तो ये हमारी है न्यूमरेटर, ये हमारी है डिनोमिनेटर। बताइए। बताइए क्या होगा आंसर, क्या लगता है इसका आपको। देखिए राइट आंसर हो जाएगा एफ वैल्यू, जो कि ऑप्शन बी है। एफ वैल्यू में हमारी हमेशा न्यूमरेटर वैल्यू ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से कौन सा टेस्ट हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट मीन्स, डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट मीन्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने ये सारे टेस्ट पढ़े होंगे अपने स्टैटिक्स में। देखिए यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है आपने देखा होगा, वेल शेप कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। यानी कि ये सारी पॉजिटिव वाली चीजें होंगी, ये नेगेटिव वाली चीजें होंगी इधर, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम इंडिपेंडेंट की भी बात करते हैं, डिपेंडेंट की भी बात करते हैं, प्रोपोर्शन की भी बात करते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा कितना किस पे डिपेंडेंट है और कितना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन सिचुएशन वेयर एफ टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। यानी कि हमें यहाँ पर बतानी है, इसमें आइडेंटिफाई करनी है एक सिचुएशन जिसमें एफ टेस्ट हमारा यूज नहीं होता। ऑप्शंस देखें यहाँ पे, टू कंपेयर मोर देन टू पॉपुलेशन मींस, सेकंड ऑप्शन है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट अ सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, सी है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंस, एंड डी है हमारा टू स्टडी अबाउट रैंडमनाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। बताइए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें हमारा एफ टेस्ट यूज नहीं होता है, यहाँ पर हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस में, जबकि एफ टेस्ट हमारा हमेशा टू वेरिएबल्स को लेकर काम करता है, टू वेरिएंस को लेकर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी अप्लाइड टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेशल कोचिंग ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। बताइए। पेयर टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, या एफ टेस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए स्पेशल क्वेश्चन ऑन मार्क्स स्कोर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पेयर टी टेस्ट। यहाँ पर जो इफेक्टिव रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा वो पेयर टी टेस्ट होगा। टी टेस्ट के थ्रू हम इसको अपने एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर अकम्प्लिशिंग द रिजल्ट्स। ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, रिवॉर्ड सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, या फिर मेंटोर सिस्टम। क्या होगा। देखिए अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, जो रिजल्ट्स को अचीव करने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे मर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ कंपनी के ऑब्जेक्ट्स भी ईजिली अचीव हो पाएँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ
ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स। अब इसमें से आपको बतानी है जो मैनेजरियल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ऑप्शंस है रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग प्लान इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस, बी है एस्टैब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सी है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड, एंड डी है हमारा गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल फंक्शन की बात की है तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिससे कि हम वहाँ पे इजीली अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजरियल फंक्शन है उसमें ये इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ लीडर हु आइडेंटिफाइज व्हाट सबऑर्डिनेट नीड टू do to achieve objectives, clarify organizational roles and tasks, set up an organizational structure, reward performance and provide for the social needs of their followers is। यानी कि आपको एक ऐसा लीडर बताना है जो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए ये सब बताता है। एक वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, और रिवॉर्ड परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है आपको। ये सारी चीज़ें किस एक लीडर में होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में, पार्टिसिपेटिव में, ट्रांजैक्शनल या फिर ऑटोक्रेटिक। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए ऑटोक्रेटिक तो नहीं हो सकते क्योंकि ऑटोक्रेटिक सिर्फ आपको ऑर्डर देगा, वो आपके संग ये सारी चीज़ें इतने सारे आपकी हेल्प या हम ये बोल सकते हैं आपके साथ इतना कोऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको इन तीन में से बताया, ट्रांसफॉर्मेशनल भी नहीं होगा। पार्टिसिपेटिव तो वो खुद पार्टिसिपेट करने करता है, लेकिन यहाँ पे तो पार्टिसिपेट की कोई बात ही नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शनल हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शनल उसको बोलते हैं हम। ठीक है, उस लीडर को। नेक्स्ट है which segmentation approach is most compatible with the spirit of the marketing concept, benefit sort, income, social class या family size। आपको वो सेगमेंटेशन की अप्रोच बतानी है जहाँ पर हमारा जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। देखिए सेगमेंटेशन की बात करें तो बेनिफिट सॉर्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है कि हमें कहाँ पर कितना बेनिफिट लेना है। ठीक है, उसके बेसिस पर हमारा स्प्लिट हो जाता है सेगमेंटेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट क्वालिटी फीचर स्टाइल ब्रांड नेम एंड पैकेजिंग आइडेंटिफाइज द। यानी कि अ, आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेशलिटी, उसकी ब्रांड, ये सब पैकेजिंग का विवरण, ये सब आपको कौन से प्रोडक्ट में बताया जाता है, एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड, कोर या फिर टेंजिबल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? देखिए ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, हम किसी क्वालिटी की, फीचर की, स्टाइल, ब्रांड की बात कर रहे हैं तो ये स्टाइल कॉमन प्रोडक्ट की बात है ये तो। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑगमेंटेड, कोर, टेंजिबल ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दीजिएगा, मैं हम लोग इवनिंग की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिसेस इज नॉट परमिसिबल। यानी कौन सी प्रैक्टिस इंडिया में परमिशिबल नहीं है, पेनिट्रेटिंग, प्राइसिंग, स्कीमिंग, प्रीडेटरी या फिर नन ऑफ द अबव।
क्या कहेंगे आप इसको? सी, प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ रिटेल आउटलेट हैज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट? सुपरमार्केट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर या फिर रिटेल चेन स्टोर? देखिए, सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें हाई आती है वो हमारे कहलाते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज होते हैं तो इनको बनाने में, इनको सेट करने में, हर चीज़ यहाँ पे सिस्टमेटिक करने में सबसे ज़्यादा फाइन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ यहाँ पर बहुत अलग तरीके से सेट की जाती है, इसलिए और डिपार्टमेंट स्टोर में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। नेक्स्ट है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एट स्टार्टिंग स्टेज इज जनरली नॉट डन थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स या फिर कंडीशनल लोन्स? बताइए। देखिए, स्टार्टिंग एज की बात करें तो स्टार्टिंग एज में ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द डिग्री टू विच द रिटर्न्स ऑफ द टू सिक्योरिटीज चेंज टुगेदर इज रिफ्लेक्टेड बाय कोरिलेशन, लिवरेज, कोवेरिएंस या बीटा? देखिए, जब हम एक डिग्री तक हम बात करते हैं कि वहाँ पे 2 सिक्योरिटीज़ चेंज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोवेरिएंस। एक डिग्री तक यहाँ पे जो रिटर्न होता है 2 कोर सिक्योरिटीज़ का, वो यहाँ पे चेंज होता है एक साथ, ठीक है? नेक्स्ट है, ट्रांसफर by a company of one or more of its business division to another newly set up company is called। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई भी एक कंपनी जो है वो एक या एक से अधिक बिजनेस यूनिट के साथ क्या कर रही है, एक दूसरी कंपनी को स्टार्ट कर रही है। यानी कि एक कंपनी थी ए, बी, सी, इन तीनों ने मिलके एक नई कंपनी ओपन करी। अब आपको बताना है क्या कहलाता है, डीमर्जर, मर्जर, इक्विटी कार्व आउट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, डीमर्जर, क्योंकि यहाँ पे एक और एक से अधिक कंपनी की बात की जा रही है। मर्जर में सिर्फ 2 कंपनियां मर्ज होती हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा की बात की जा रही है तो उसे हम बोल देते हैं डीमर्जर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सर्व एज अ वार्निंग टू ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू टेक द सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसेस? प्रमोशन प्रिंसिपल, ड्रकर प्रिंसिपल, वैलिडिटी प्रिंसिपल या प्रेटा प्रिंसिपल? बताइए। यानी ये किसने कहा है कि हमें कंपनी के अंदर जो सिलेक्शन और प्रमोशन प्रोसेस होती है उसको हमें लाइटली नहीं लेना है? क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। पीटर ने कहा था कि ये जो हमारा सिलेक्शन होता है कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का और जो प्रमोशन होता है इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन से ही हमारी पूरी सेलिंग इफ़ेक्ट होती है। अगर हम सेल्स इफ़ेक्ट होती है, अगर हम प्रमोशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी सेल इतनी नहीं हो पाई। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना सिलेक्शन पर और प्रमोशन पर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, एरिक बर्न या फिर एडम स्मिथ? ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने दी थी ये टेक्निक?
देखिए ये टेक्निक दी गई थी एरिक बर्न के द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमारे एरिक बर्न द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ डिमांड फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? मैनेजरियल जजमेंट, मैनेजरियल ग्रिड, वर्क स्टडी टेक्निक या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बताइए कौन सा मेथड है जो कि हमारा डिमांड फोरकास्टिंग मेथड जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसमें नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैनेजरियल ग्रिड जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा मैनेजरियल ग्रिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो यहाँ पे मैनेजरियल जजमेंट आ सकता है, वर्क स्टडी टेक्निक्स आ सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक आ सकते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत यूज होती हैं। लेकिन मैनेजरियल ग्रिड हमारे मैनेजरियल मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर यूज होता है। ठीक है, ना कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे 1969 के में इंडिया के अंदर कितने बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 12 का, 29 का, 14 का या 6 का? ये पहला राष्ट्रीयकरण था जो एक साथ इतनी सारी बैंकों का हुआ था। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी 14। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ? 1945, 1955, 1949 या 1965 में। ठीक है, क्या था आंसर? हो जाएगा बी 1955। और आप यहीं पे नोट कर लीजिए, इंपीरियल बैंक का जब नेशनलाइजेशन किया गया था 1955 के अंदर, तो वहाँ पर इसका नाम भी बदल दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो हुआ 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, What was the State Bank of India called before it is created through SBI Act, यानी कि SBI एक्ट में आने से पहले या उसके थ्रू क्रिएट करने से पहले जो स्टेट बैंक थी उसको क्या कहा जाता था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा? अभी अभी मैंने आपको बताया। इसे कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से साल है जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था? ठीक है, बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मैं लेकिन आपको जो बोलती हूँ तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी सिर्फ हिंदी में बात करूँ, क्योंकि उनको सुनने में ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चंस पढूं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप प्लीज़ क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए। कब हुआ था ये एक्ट पास? 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब इसमें आरबीआई का ओरिजिनल हेडक्वार्टर पूछा गया है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि स्थित है? कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली या चेन्नई? देखिए ओरिजिनल की बात की जा रही है कि पहले इसका मतलब ये है कि पहले कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, तो ऑप्शन आ जाएगा ए कैलकाटा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, कैलकाटा से वो शिफ्ट कर दिया गया है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा गया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो इंडिया का पहला बैंक था उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि उसको कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 1770 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑन विच डेट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, यानी कि किस डेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आंसर हो जाएगा 1, जो कि है 1 अप्रैल 1935 में उसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जो भारत में बचत बैंक खाता है उसको सबसे पहले कौन लेकर आया था, यानी किसने उसको स्थापित किया था। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिए। देखिए प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो बचत खाता है उसको लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, यानी कि 6 बैंकों का, तो वो किससे कंडक्ट की गई थी, कब हुआ था वो? अभी हमने 1916-19 का पढ़ा था, जो कि फर्स्ट टाइम इतनी सारी बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का, उसके बाद 6 बैंकों का और हुआ था। ये किया गया था हमारा 1980 में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया किस हम कह सकते हैं एक्ट के तहत। आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। नेक्स्ट आइए, अब हमें बताना है सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अब तक एग्जिस्टेंस में है, यानी कि अब तक वो हमारे अस्तित्व में है, अपने अस्तित्व है उसका अभी तक। देखिए सबसे पुराने और सबसे बड़े की बात करें तो वो है हमारा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कॉमर्स सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक है और सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है ये। अब आपको बताना है पहला बैंक जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा था, यानी कि पहला बैंक जो इंडिया में आया था। कौन सा हो जाएगा? ये है हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे पूछा गया है जो कि इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, बिफ्र, वो हमारा डील करता है इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री के साथ डील करता है, यानी उनके लिए बनाया गया है। जो सिक है यानी कि कमजोर इंडस्ट्री हैं, जो विकास वाली इंडस्ट्री हैं, जो वृद्धि वाली इंडस्ट्री हैं, या जो जिनका क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब आप ये कर लीजिए उधार से, जो क्रेडिट पे काम करती हैं, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बिफ्र है हमारा वो हमारा काम करता है कमजोर इंडस्ट्री के लिए, उनको ग्रोथ देने के लिए, उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि वो अपना जो ऑपरेशन है वो अच्छे से कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है वो कब आया था, 1949 में, 1959, 1969 या 1917 में? बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है एमआरटीपी, इसको आप अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है एमआरटीपी एक्ट। देखिए संसद में पारित होने के बाद ये सबसे पहले प्रभाव में आया था 1970 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइड एसडीआर, यानी कि वो कौन सा यहाँ पे संस्था है जो एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती है। स्पेशल ड्राइंग राइट का मतलब ये नहीं है कि आपको ये लोन प्रोवाइड करेगी तो आपको गोल्ड देगी, ऐसा नहीं है, पेपर गोल्ड होता है, यानी कि सिर्फ एक
पेपर आपको प्रोवाइड करती है जो ये बताता है कि आपको इतना लोन मिल गया है, यानी कि एक कागजी मुद्रा है, ठीक है, पेपर मनी। ये है हमारा डी। आईएमएफ हमें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हमें नहीं, मतलब कंट्रीज को, जिस भी कंट्रीज को जरूरत होती है उन कंट्री को ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए, एमआरटीपी एक्ट हमारा किससे रिलेटेड है? सिर्फ ये प्रोटेक्शन देता है जो भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का, यानी कि उसको सही तरह से काम करवाने का कार्य करता है। जो हमारे कैपिटल इशू होती है उसको नियंत्रण करता है, या फिर जो मोनोपोलीज होती हैं मार्केट के अंदर उनको कंट्रोल करता है। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि वो आपको बैड क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी एमआरटीपी एक तरह से, ये कौन सी आपको लगता है कि किस बेसिस पे ये काम कर रहा है? इसका देखिए नाम है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये किस बेसिस पे काम करता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नियंत्रित करता है ऐसे लोगों को जो सिर्फ मार्केट में अपना वर्चस्व बनाते हैं, यानी कि ये एक मार्केट में पूल क्रिएट कर देते हैं और सिर्फ ये लोगों पे इस तरह का उनको एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो कोई और प्रोडक्ट खरीद भी नहीं सकता, सिर्फ इन्हीं का ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा चार्ज भी करें। तो ऐसे लोगों को ये नियंत्रित करते हैं। और साथ ही ये ऐसे लोगों को भी नियंत्रित करते हैं जो मार्केट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ना प्रोवाइड करा के उन्हें ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, यानी कि उन्हें अच्छी क्वालिटी भी नहीं देते और प्राइस भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ऐसे जो मार्केट में हम बात करें बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को ये कंट्रोल करने की पावर होती है इसके हाथ में, ये ऐसे लोगों के ऊपर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एग्जिम बैंक वॉज सेटअप इन। अब जो एग्जिम बैंक है वो कब सेटअप किया गया था? 1971 में, 1982, 1985 या 1963? कब आया था एग्जिम बैंक? एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। जितने भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं ये उनके लिए काम करता है, उनको फंड प्रोवाइड कराता है और कोई भी फैसिलिटी चाहिए होती है तो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट देखिए हुआ था 1982 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब हमें यहाँ पर बतानी है सबसे प्रमुख बॉडी कोऑपरेटिव मार्केटिंग की कौन सी है भारत के अंदर? इफ्को, क्रिप्को, नाफेड या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देख लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करें, वैसे तो अगर हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करें तो एपेक्स बॉडी हमने पहले भी बात करी थी कि नेशनल अथॉरिटी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो नाफेड है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हम एपेक्स और मुख्य बॉडी कह सकते हैं जो कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग के ऊपर कार्य करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब हमें बताना है जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसको कब स्थापित किया गया था? 1948, 1956, 1971 एंड 1974 में? देखिए यहाँ पे जर्नल इंश्योरेंस की बात की जा रही है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1971 में की गई थी। ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट। नेक्स्ट आइए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो हमारा इस्टेब्लिश किया गया और ये किस तरह काम करता है? ये गवर्नमेंट कंपनी है, होल्डिंग है, पब्लिक है या सब्सिडरी है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये पब्लिक कंपनी है और इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हो सकता है इसका इस्टेब्लिशमेंट पीरियड भी आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यूटीआई जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आया? 1960, 1964, 1968 या 1970? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूटीआई, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा? बी, 1964, ठीक है।
नेक्स्ट आइए, इन जर्नल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर परमिटेड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ। जो भी हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं वो किसके द्वारा परमिट किए जाते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट की बात की जा रही है तो WTO होगा, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में आया था, और इंडिया इसका क्या था, फाउंडर मेंबर था इंडिया इसका। और ये जो संस्था है वो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उनको रेगुलेट और उनको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द पॉलिटिकल, कॉमर्शियल एंड नेचुरल रिस्क ऑफ एक्सपोर्टर्स। अब जो भी एक्सपोर्टर के जो राजनीतिक और जो भी प्राकृतिक रिस्क होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है या किसके अंदर आते हैं, वो कवर किए जाते हैं। देखिए, नाम से ही यहाँ पता चल रहा है, ECGC यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे क्या होता है, गारंटी मिल जाती है उन्हें, एक तरह से उनका जो भी माल है वो सिक्योर हो जाता है, तो उनको लॉस के यहाँ पे एक तरह से जो उनके लॉस होता है या लॉस के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको फिर हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स ट्रेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है। देखिए, यहाँ पर हम बात करें ये सारी ही ट्रेड को प्रोत्साहित करेंगी तो डी हो जाएगा। यहाँ पे STC होता है हमारा, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लीजिए, 18 मई 1956 में। ठीक है, इसका मेन काम होता है जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको स्कोप देना, उनको उनका जो मार्केट है उसको बढ़ाना, और जो भी आवश्यकता है उनको जिस भी चीज़ की वो उनको इंपोर्ट करवाना। ठीक है, MMTC है, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1963 में। ठीक है, और इसका जो काम होता है वो जो सीमित दायित्व वाली कंपनी होती हैं उनको समायोजित करने का इनका काम होता है, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कराना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में को प्रोत्साहित करना। और ECGC तो आपको पता ही है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 जनवरी 1964 यानी कि 64 को, और ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड गारंटी प्रोवाइड करता है जिससे कि उनको लॉस ना हो। ठीक है, तो डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a well-known agency for long-term loans for industries in India? यानी कि यहाँ पर हमें ये बताना है जो कि लॉन्ग टर्म लोन के लिए जानी जाती है एजेंसी, वो कौन सी है इंडस्ट्री के लिए इंडिया के अंदर। देखिए, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है इंडिया। ठीक है, और वो ये पूछा है कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करें तो बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि IMF हमारी वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, इंडिया में प्रोवाइड नहीं है। ये तो सभी कंट्री के लिए है, सिर्फ हम इंडिया नहीं कह सकते, जबकि IDBI, IFCI और SFC ये इंडिया के लिए काम करती हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर तो IMF है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी बाय द डायरेक्टर्स इज नेसेसरी इन केस ऑफ। अब डायरेक्टर के द्वारा अगर ये डिक्लेयर किया जा रहा है सॉल्वेंसी के लिए कि कंपनी सॉल्वेंट है, तो वो किस कारण होगा, कंपलसरी वाइंडिंग अप पे, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। देखिए, ये ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। कंपलसरी वाइंडिंग अप, मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या क्रेडिट वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कुछ भी हो सकता है। हर कंडीशन में ये एक डिक्लेरेशन देनी होगी डायरेक्टर को कि हमारी कंपनी ने सब जितने भी पे थे वो सब, जितने भी डेट या लाइबिलिटीज थी सब पे कर दी हैं, अब कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है और अब कंपनी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये डिक्लेरेशन के बाद वो अपना वाइंडिंग अप कर सकती है, फिर वो वॉलेंटरी हो, कंपल्सरी हो या फिर किसी मेंबर का हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द माइनस ऑफ सॉरी द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर साइन बाय। अब जो मिनट्स होते हैं जो कि मीटिंग्स में लिए जाते हैं वो किसके द्वारा साइन किए जाएंगे, चेयरमैन, सेक्रेटरी, डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर। करिए आंसर। देखिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चेयरमैन के द्वारा। ये चेयरमैन साइन करके देगा जो भी मिनट्स लिए जाएंगे मीटिंग के अंदर, जिससे क्या है वो जो भी मिनट्स होंगे वो यहाँ पर एक तरह से ऑथराइज होंगे कि हाँ ये ही डिस्कशन मीटिंग के अंदर हुआ था या ये पॉइंट डिस्कस किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स। बताइए, जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सॉरी, अपॉइंट, क्वेश्चन ये है जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का वो अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, तो वो टाइम पीरियड आपको बताना है। विद इन अ ईयर ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, बिफोर द स्टैट्यूटरी मीटिंग, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग या फिर एट एनी टाइम इन कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर आप ना ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि अगर इस तरह का जो अंशों द्वारा श्रीमती लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती है, उनके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंट जो है वो जो भी इनकी जर्नल मीटिंग होती है उसके 6 मंथ्स के अंदर कर देते हैं, जबकि 6 मंथ्स का यहाँ पर कोई भी वो नहीं दे रखा है ऑप्शन। तो आप लिख लीजिएगा कि 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 2, 3, 7 एंड 5। यानी कि हमें बताना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की मिनिमम नंबर को। बताइए। देखिए अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी का नोट कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट है a person at any one time cannot be director of more than 1 company, 7 companies, 10 companies या 2 companies। यानी कि एक पर्सन एक समय में डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में। कितने से ज्यादा, एक कंपनी में नहीं हो सकता, 7 कंपनी से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता वो, 10 कंपनी के डायरेक्टर से ज्यादा नहीं है, 20 कंपनी के डायरेक्टर से ज्यादा नहीं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, एक पर्सन एक समय में 20 कंपनियों से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता, और अगर वो ज़्यादा का डायरेक्टर है तो उनको उन सारी कंपनियों में से किसी 20 कंपनियों को चुनना होगा, और ये टाइम पीरियड जो है वो 2 माह है, यानी कि 2 महीने के अंदर उसे सेलेक्ट करनी होंगे कि कौन सी वो 20 कंपनी में बन रह सकता है। 20 से ज़्यादा वो किसी भी कंपनी में एक टाइम पर नहीं रह सकता डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है which section of the Companies Amendment Act 1988 provides for the punishment for failure to maintain the register of director shareholding। यानी कि आपको ये बताना है कौन सी धारा के अंतर्गत जो डायरेक्टर है उसकी जो शेयर होल्डिंग्स है वो उसको रजिस्टर, शेयर होल्डिंग का जो रजिस्टर है उसको बनाए रखने का में अगर वो विफल होता है या फेल होता है तो किस में उसको पनिशमेंट मिलेगा।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी 307 सेक्शन 307 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट मिलेगा अगर वो अपने शेयर होल्डिंग्स के रजिस्टर को मेंटेन नहीं करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन permissible under the Companies Act 1956 for public limited companies is 10% of net profit, 5% of net profit, 11% of net profit या फिर 8% of net profit। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन है वो नेट प्रॉफिट का 11% उसका होगा। ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर इन पब्लिक एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्टर की रिटायरमेंट की तो प्राइवेट कंपनी के अंदर उसको रिटायर होना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। बाकी में उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिटायर होना होगा। फिर हम पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या कोऑपरेटिव कंपनी की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर वायलेटेड द ऑडिटर्स मस्ट रिपोर्ट द सेम टू द। यानी कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनका अगर वायलेशन किया जाता है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए जब कभी भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वायलेशन किया जाता है तो एक ऑडिटर को इसकी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होगी, ये उसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ डायरेक्टर इज फिल्ड बाय द फॉलोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए फर्स्ट हो जाएगा, अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है डायरेक्टर की तो फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, ये लोग इनको राइट होगा कि वो इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लें कि हाँ इस पोस्ट पर किसको रखना है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड इन दी। अब जो डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को किस मीटिंग में? स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। देखिए ये की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में, और जब भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी तो 21 डेज पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट पे हम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप 21 डेज पहले उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपने वो सारे अरेंजमेंट्स कर पाएंगे और उस दिन वो उसको ईजिली अटेंड कर पाएंगे। अगर आप सडनली उनको बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर कोई उसको अटेंड कर ले। इसलिए 21 डेज पहले एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है और वहाँ पे डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
देखिए, अब एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। किसी फर्म कोऑपरेटिव को हम यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन शेयर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय। अब ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? कभी पढ़े हैं आपने क्वालिफिकेशन शेयर? देखिए, क्वालिफिकेशन शेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स के लिए दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है तो वो अपनी अपॉइंटमेंट से विद इन 2 मंथ्स के अंदर उन शेयर्स को ले ले, ठीक है। यानी कि उसको 2 महीने के अंदर उन शेयर्स को लेना होता है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम क्वालिफिकेशन शेयर। नेक्स्ट है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग इट हैज़ टू बी पेड विद इन। अब अगर डिक्लेयर हो जाता है डिविडेंड जनरल मीटिंग के अंदर तो वो कितने दिन के अंदर पेड हो जाना चाहिए? 60 डेज, 42 डेज, 45 या 90? क्या होगा आंसर? देखिए, बी हो जाएगा। अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर तो वो 42 डेज के अंदर उसको पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डिविडेंड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट किया जाएगा किस बेसिस पे? कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर नन ऑफ दीज? बताइए, किस बेसिस पे हम डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं? देखिए, डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है पेड अप कैपिटल पर, यानी कि जितना उन्होंने पेड कर दिया है कैपिटल उसके बेसिस पर। कॉल्ड अप जरूरी नहीं है हर कोई आपको दे दे, या सब्सक्राइब वालों को जरूरी नहीं है जिसने सब्सक्राइब किया है सबको। हाँ, अगर जिसने पेमेंट कर दिया है सारी कॉल्स का यानी पेड अप कैपिटल पर भी आप डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग। अब कॉल्स इन एडवांस जो है वो सेपरेटली कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द पी&एल अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द पी&एल अकाउंट? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस साइड। क्योंकि ये जो हमारे लिए पे कॉल्स पेड इन एडवांस है ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि उसने एडवांस में पे किया है। जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन। अब देखिए, डिविडेंड जो है वो कहाँ किस पे कैलकुलेट किया जाता है? अब तो आपको बिल्कुल ये याद हो गया होगा, पेपर में भी नहीं भूलोगे, ठीक है। किस पर? पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर पर, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपनी पेज डिविडेंड ऑन। अगेन वही है, घुमा फिरा के देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है ये ओनली ऑन पेड अप कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट्स आर रिलेटेड टू। अब जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं किससे रिलेटेड होते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रीमियम इश्यू ऑफ डिवेंचर? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि देखिए ये भी हमारे कैपिटल का पार्ट है, ये भी कैपिटल का पार्ट है एंड ये भी, ये सब हमारे कैपिटल के पार्ट है। और अगर कैपिटल के ऊपर कोई भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार will be deemed to have been read and understood by all those who deal with the company. It is an as per the doctrine of ये किस डॉक्ट्राइन के रिलेटेड है? यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार के साथ फाइल के पास यहाँ पे फाइल हुआ है
और जो कंपनी के साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं सभी के द्वारा पढ़ाया और समझाया गया माना जाएगा, यानी कि सबको उसके बारे में पता है। देखिए, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें रजिस्ट्रार को ये दिया जाता है और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि कंपनी का जो भी मेंबर है वो सब इस के बारे में, इस नोटिस के बारे में जानता है। ठीक है, सभी को इसके बारे में सारी चीजें कंपनी से रिलेटेड पता है। ठीक है, अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इंडोर मैनेजमेंट, पब्लिक नोटिस एंड अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, देखिए अगेन आ गया द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेस्ट। क्या प्रोटेस्ट करता है? आउटसाइडर अगेंस्ट कंपनी, कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर, डायरेक्टर्स अगेंस्ट शेयर होल्डर या एम्प्लॉयज अगेंस्ट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। ठीक है, क्योंकि कंपनी को सब चीज़ें पता हैं तो कोई भी आउटसाइडर जो है कंपनी या कंपनी के एम्प्लॉय को किसी भी तरह से पागल नहीं बना सकता या फिर उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। उनको सारी चीज़ें अपनी कंपनी की पता है तो पहले से वो अवेयर रहेंगे आउटसाइडर से। ठीक है, नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो कौन सी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है? किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है, शेयर होल्डर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को या फिर आउटसाइडर को? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए जो इंडोर मैनेजमेंट होता है ये हमें बाहर वालों को सुरक्षा देता है। अभी मैंने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव किसको देता है? कंपनी को बाहर वालों से, और ये देता है बाहर वालों को। ठीक है, अपोजिट हो गया। ये देता है आउटसाइडर को प्रोटेक्शन, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आर गिवन इन द। अब कंपनी के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किस में दिए जाते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। इसमें कंपनी के रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो वो आउटसाइडर के लिए होता है। इसमें कंपनी के बारे में, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के मिशन, विजन, कंपनी की डिक्लेयर पॉलिसी, इन सब चीज़ के बारे में इसमें मेंशन होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑन ल्यू ये अलग चीज़ है। इसमें प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में होता है, कंपनी में कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में कौन कौन लोग हैं, कंपनी के बारे में पूरी चीज़ दी होती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ। अब जो 80 सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी अपने जो प्रेफरेंस शेयर से रिडीम नहीं कर सकती, किस में से? बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप ठीक से। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स असेट्स। देखिए इससे कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकती। जो भी हमारे फिक्स असेट्स की जो सेल प्रोसीड्स हैं उससे हम सिर्फ अपने जो हमारे हम बात करें कैपिटल चीज़ें होती हैं उनसे हम जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं
उनकी हम सारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, राइट ऑफ कर सकते हैं या फिर यहाँ से सारे खर्चे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वो यहाँ से रिडीम नहीं होते हैं। ये हमारी क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इनसे अंशों का शोधन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी सेक्रेटरी हैज लायबिलिटी। अब एक कंपनी सेक्रेटरी की किस तरह की लायबिलिटी होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, स्टैट्यूटरी, ओनली लीगल या फिर वो सॉरी सिविल, और बोथ स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल। किस तरह की लायबिलिटी एक कंपनी सेक्रेटरी की होगी? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एक कंपनी की सेक्रेटरी की लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी दोनों होती है। कुछ जो जिस भी कंपनी में वो कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर है वहाँ से उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लायबिलिटी दी गई होंगी वो उसको वहाँ फॉलो करनी होंगी, ठीक है। और कुछ उसकी स्टैट्यूटरी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो उसको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी है। भले ही वो उस कंपनी ने अपॉइंट किया है, वो उसे सैलरी दे रही है, लेकिन फिर भी उसको बायस नहीं होना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टैट्यूटरी दोनों बेसिस पर काम करती हैं, इसलिए उसकी जो लायबिलिटी होती है दोनों बेसिस पे चलती है, ठीक है। द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स टू दी राइट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब भी हमारा डिमांड कर्व बनता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसका जो कर्व होता है वो राइट साइड बाहर की ओर निकलता है। वो कब निकलेगा? जब प्राइस हमारे जो जो सब्सिट्यूट गुड है उसका प्राइस बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में प्राइस गिरे, या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल, या फिर जो खुद उस प्राइस का प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। बताइए। देखिए यहाँ पे डिमांड कर्व पूछी जा रही है कि वो बाहर की तरफ राइट साइड में क्यों शिफ्ट करेगी। तो वो तब शिफ्ट करेगी जब हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हमारा क्या है, हम स्विच ओवर नहीं कर पाएंगे और हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the demand for good is relatively inelastic and its price rises, the revenue will। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब भी किसी भी गुड की जो डिमांड है वो रिलेटिवली होती है प्राइस इनलास्टिक, यानी कि प्राइस की क्या होती है, अपोजिट होती है, तो उस प्राइस और उसका प्राइस बढ़ता है तो रेवेन्यू क्या रहेगा उसका? ऐसी कंडीशन में उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, राइज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर। बताइए, हमारा मार्केट कब फेल हो जाता है? देखिए इसमें से नॉट पूछा जा रहा है, तो जो हमारा जो मेरिट गुड है वो फेल हो जाएगा बनने में, तो ये तो कंडीशन सही है। और जो पब्लिक गुड है वो भी प्रोड्यूस करने में फेल होगा, ये भी सही है, क्योंकि मार्केट में गुड ही नहीं होगा तो फिर उस मार्केट का पर्पस ही क्या रहा। और जो हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट है वो भी अर्न नहीं होगा, ये भी सही है। जबकि इसमें नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो हमारा एक जो अकाउंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें नॉट पूछा है, ठीक है। तो ये भी सही है कि जो हमारी जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो भी फेल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा मार्केट फील्ड का काम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करें, ठीक है। अगर आप पैरेलल बेसिस पर भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं तब भी हमारा मार्केट सक्सेस है। सिर्फ प्रॉफिट करने से हमारा मार्केट सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट फेलर की बात की जा रही है तो ये ऑप्शन मार्केट फेलर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग या फॉरेस्ट्री।
तो देखिए फॉरेस्ट्री जो है वो हमारी पहली प्राथमिक गतिविधि नहीं होगी, जबकि हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग ये सब फर्स्ट हमारे जो फर्स्ट हम प्राइमरी एक्टिविटी में हम लिस्ट बनाते हैं उसमें कंसिडर की जाती है। फॉरेस्ट्री नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सेकेंडरी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द प्राइस ऑफ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ the current price of above the equilibrium, the current price is below the equilibrium, the current quantity demand is less than the quantity supplied, और फोर्थ ऑप्शन है देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी गुड्स का प्राइस है वो हमारा राइज होगा किस कंडीशन में। देखिए अगर हमारा गुड्स का प्राइस राइज होने की बात कर रहा है तो वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा जब हमारा जो करंट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के नीचे होगा, ठीक है, अब बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, productivity is measured by the growth on output of a firm, the growth on profit of a firm, total output upon total input, और फोर्थ है हमारा total amount of investment in capital goods। देखिए प्रोडक्टिविटी मेज़र करने की बात की जा रही है, तो प्रोडक्टिविटी तो हम तभी मेज़र करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमने जितना इनपुट यूज़ किया है उससे हमारा आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है। यानी टोटल हमने कितना उत्पादन किया, प्रोडक्टिविटी की। तो ये हो जाएगा टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिस पर हम लार्ज लेवल पर सारी चीज़ें करते हैं। देखिए डी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कम करने की बात कर रहे हैं और ग्रोथ रेट को स्टेबल करने की बात कर रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री रेट की बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा हो। तो ये सारे ही हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द पर्पस ऑफ बिजनेस वॉज टू मेक प्रॉफिट। यानी किसने सबसे पहले ये आर्ग्यू किया था कि हमारा बिजनेस का पर्पस होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। एनी आइडिया? राइट आंसर है ए, मिल्टन फ्राइडमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पीपीपी और P3 इनिशिएटिव रेफर्स टू। ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। सिंपल है इसका, बी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द PFI इनिशिएटिव रेफर्स टू। PFI का क्या मतलब होता है? PFI का मतलब होता है प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू, यानी कि लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या मतलब होता है? डिले करना इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि एनवायरनमेंट में खतरा हो रहा है, या फिर विकासशील देशों के सामने समस्या कि वे अमीर देशों के विकास के स्तर को पकड़ना चाहते हैं, या ये सोचना कि देशों को औद्योगिकरण के लिए बहुत देर हो चुकी है, या 4D ऑप्शन है हमारा, औद्योगिक दुनिया में एक पोस्ट कैसे दर्ज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप एंटर कैसे करेंगे। देखिए लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कुछ कंट्रियों ने ये सोचती हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ग्लोबल मार्केट में एंटर करने में उन्होंने देरी कर दी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इज रिगार्डेड एज हैविंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कितनी बार क्वेश्चन आया है। ये डेवलप्ड थ्योरी किसने प्रोवाइड कराई थी बताइए। ये दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट है डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। नेक्स्ट है द परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो लॉन्ग रन में वो किस तरह का अर्न करती है प्रॉफिट। देखिए परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू। अब जो नेशनल इनकम है मार्केट प्राइस पर, वो इक्वल किसके बराबर होगी। देखिए अगर मार्केट प्राइस पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये हमेशा हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर जो भी हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा ये उसके इक्वल होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 देखिए, इफ देयर इज अ सिंगल बायर इट इज कॉल्ड, यानी कि सिर्फ एक ही बायर हो उसको हम क्या बोलते हैं। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी। बायर की बात की जा रही है, याद रखिए सेलर की नहीं। देखिए सिंगल बायर होता है उसे हम बोलते हैं मोनोप्सोनी। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अ फर्म इज हैविंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स it is having increasing cost, it is having constant cost, it is having decreasing cost, or none of the above। यानी कि अगर कोई भी फर्म पैमाने पर उसका रिटर्न बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे। इसका मतलब है कि जो उसकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम प्रोडक्शन किस तरह से मेजर करते हैं। डी हो जाएगा। टोटल बेसिस पर भी कर सकते हैं, मार्जिनल बेसिस पर भी और एवरेज बेसिस पर भी। कोई भी हम मेथड लेकर अपने प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, विच इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक के पार्ट की बात करें यहाँ पर देखिए तो अकाउंटिंग थ्योरी नहीं आती। मैनेजमेंट में हमारे प्रॉफिट आ जाएगा, प्राइसिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिमांड एनालिसिस इंक्लूड्स। डिमांड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ऑल ऑफ दी अबव राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम फोरकास्टिंग की भी बात करेंगे, इलास्टिसिटी की भी, और इंडिफरेंस एनालिसिस करके भी, ठीक है। क्योंकि ये सारे हमारे डिमांड से रिलेटेड होते हैं। अब आप लॉ ऑफ डिमांड बताइए, क्या बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं, यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और प्राइस कम होंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज एन एक्सटेंशन सॉरी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, बताइए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, गिवन गुड्स, फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर।
देखिए ये तीनों ही हमारे एक्सेप्शन हैं। गिफिन गुड्स की बात कर लें, फ्यूचर स्कार्सिटी की बात कर लें या फिर डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर लें, ठीक है। यानी कि जो हमारा डिमांड लॉ बताता है ये उसके रिवर्स बात करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्राइस भी वो डिमांड अगर बढ़ रही है तो ये प्राइस हम कम होने के कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग बात बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है elasticity of demand is based on which of the following factors। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि डिमांड जो है elasticity ऑफ डिमांड उस पर कौन कौन से फैक्टर बेस्ड होते हैं। ये सारे ही देखिए आंसर सही हैं, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि हमारे कितने सब्सिट्यूट है। कम सब्सिट्यूट होंगे तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहे हैं तब भी डिमांड हमारी होगी, ठीक है। और अगर सब्सिट्यूट ज़्यादा है तो डिमांड सही है, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। जॉइंट डिमांड पर भी वही चीज़ चलती है। एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अब मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। देखिए एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो एनालाइजिंग पे काम करेगा, कंट्रोलिंग पे, प्लानिंग पे काम करेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने की बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड। अब इसमें से कौन सा एक टाइप नहीं है डिमांड की, प्राइस, डिप्राइव्ड, सप्लाई या ज्वाइंट। सी हो जाएगा सप्लाई डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच इज नॉट द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए टाइप्स ऑफ में बात करें तो प्राइस होती है, इनकम के बेसिस पर होती है, एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन सप्लाई के बेसिस पर नहीं होती है डिमांड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।